Good evening to all. नवीन जी मुझे बता रहे थे कि आप सब लोग किसी न किसी सिलेक्टेड से बात करने के लिए या उनको सुनने के हिसाब से आपकी डिमांड थी, और मेरा भी ये मानना है कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो जिस एग्ज़ाम के लिए या जिस लक्ष्य के लिए हम कर रहे होते हैं तैयारी, उसको अचीव किए हुए किसी भी कैंडिडेट या व्यक्ति से अगर हमारी बातचीत होती है या हम देखते भी हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, किस प्रकार तैयारी शुरू करी, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे और उस समय क्या कैसी परिस्थितियां थी। क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो आज इस क्लासरूम में बैठा है उसका भी कुछ ना कुछ उसके भी मन में है कि जो मोटा मोटी बेसिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और किस प्रकार हम उसमें उन पे ध्यान देते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आंसर्स पे मैं, क्योंकि ये एक ऐसी तैयारी है और एक ऐसा मिशन है जिस पे मोटा मोटी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, वो मैं बता दूंगा कि हमें मेजरली किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद आता है कि आपका व्यक्तित्व और आपकी मेहनत। मैंने अपनी स्कूलिंग नागौर ज़िले से की है। कक्षा 12वीं तक की जो स्कूलिंग होती है वो 8वीं तक का स्कूल खुद के गांव से, गवर्नमेंट स्कूल से, 9th 10th और 11th 12th ये नागौर शहर में प्राइवेट स्कूल से। 10th के बाद मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया था और बायोलॉजी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जोधपुर यूनिवर्सिटी से किया, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से। मेरी ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट थे। उसके बाद कुछ फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि भारतीय नहीं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी की जा सकती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर तक भी ये आइडिया नहीं था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा क्या होती है, आईएएस होता क्या है, कैसे बनते हैं, क्या रास्ता होता है, एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है, कौन कराता है। तो इस पॉइंट पर मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उस वाले पॉइंट से बहुत आगे हो, क्योंकि अभी नवीन जी बता रहे थे कि लगभग 2.5-3 महीने आपकी इस बैच की शुरुआत को हुए हो चुके हैं और इसलिए आप लोग इस तैयारी की दिशा में और इसको जानने में बहुत आगे हो। फिर यहीं दिलीप सिंह जी की शरण में आए। उस समय सर ने शुरुआत ही की थी कि हम राजस्थान में आईएएस, आरएएस इन सब के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करें। और मैं लकी रहा कि जिस दोस्त ने मुझे जोधपुर से इधर जयपुर शिफ्ट किया और सर मिले, क्योंकि सर के पास खुद इतने सब्जेक्ट उस समय हमें पढ़ाते थे। फिजिक्स पढ़ा दिया, केमिस्ट्री पढ़ा दी, हिस्ट्री पूरी पढ़ा दी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिया। तो ज़्यादातर सब्जेक्ट सर ने कवर किए। और शुरुआत में जब एक साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स की तरफ आता है तो उन सब्जेक्ट को बहुत सरल तरीके से समझाने वाला अगर कोई मिल जाता है तो जो भय होता है एक साइंस के स्टूडेंट को आर्ट्स का और आर्ट्स के सब्जेक्ट वालों को साइंस का, वो समाप्त किया जा सकता है। बहुत मेहनत करते थे और उस वजह से ही हमें आराम से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ इस तरफ किया जा सकता है। और ग्रेजुएशन के बाद जब 1 साल यहाँ तैयारी की 2008 से 9, तो
उसके बाद में भी मेरी उम्र जो है वो 21 वर्ष हो नहीं रही थी, इसलिए यूपीएससी का अटेम्प्ट मैंने दिया नहीं। और सर ने ही सजेस्ट किया कि जब 1 साल आप यहाँ तैयारी कर चुके हो तो दिल्ली का एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है और आपको वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेना चाहिए और पीजी भी उस सब्जेक्ट में जो आपको आईएएस के लिए एक चूज करना है। तो मैंने भी एक दोस्त के साथ जेएनयू का एंट्रेंस दिया और चूंकि सर के यहाँ सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन के साथ साथ में ज्योग्राफी का भी पढ़ लिया था मैंने, क्योंकि ज्योग्राफी भी एक बहुत ही अच्छे सर थे यूपी के अभिषेक जी, उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ाया। तो उसके भी बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो गए और समझ में आने लगी कि ज्योग्राफी क्या है। तो जेएनयू के पेपर्स वगैरह देख करके और वहीं से समझ में आया कि अपन इसको क्लियर कर सकते हैं। तो मैं उस एंट्रेंस में हमारी बहुत ही अच्छी रैंक रही और हम यहीं से एक आरएस बना हुआ अभी रविंद्र बाड़मेर से, उनके साथ में हम लोग जेएनयू चले गए। जेएनयू के 2 साल ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छे से हमने उसको डिटेल में पढ़ाई की और ज्योग्राफी के साथ साथ चूँकि जीएस यहाँ हमारा कवर्ड था तो उन नोट्स को भी हम रिवाइज करते रहते थे। नोट्स के साथ साथ एक स्ट्रेटजी की क्या क्या किन पॉइंट्स पे अपने को ध्यान देना है वो हम लगातार कवर कर रहे थे। और आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की ज़्यादातर बुक्स जो है वो जेएनयू के जो टीचर्स हैं उन्होंने ही बनाई होती है, एडिट की होती है, लिखी होती है। तो हम लगातार उनकी अप्रोच और उनका जो तरीका था उसे देख रहे थे कि कैसा हम इसको पढ़ सकते हैं। और थोड़ा बहुत आपने भी अगर सुना है तो वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ के पर डे होने वाले जो डिबेट्स हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे, मतलब करंटली क्या चल रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग वहाँ बोलने के लिए वक्ता के रूप में आते थे। और उस वातावरण का फ़ायदा मिला कि जो व्यक्तित्व का डेवलपमेंट है, एक आपका किताबी ज्ञान, जीके, जीएस सब्जेक्ट के अलावा किस एंगल से अपन कितने सब्जेक्ट पे किस प्रकार सोच सकते हैं, उसमें भी बड़ी मदद मिली। जेएनयू की तैयारी 2 साल में एमए हो गया जेएनयू से। और लकीली आईएएस में जब हम फॉर्म भरते हैं, आई थिंक अभी कोई डेट चेंज की होगी, उसमें 1 अगस्त जिस साल आप भर रहे हो उसमें अगले साल की 1 अगस्त को आपकी डेट 21 साल की उम्र हो जानी चाहिए। और मेरा उसमें भी 9 डेज की गैप की वजह से मैं उस साल भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अटेम्प्ट नहीं दे पाया। अब 1 साल और करना है ताकि आईएएस की तैयारी, आईएएस का अटेम्प्ट तो देना ही है। अगेन एक पूरा साल पढ़ा है, बीएससी यानी ग्रेजुएशन किया, पीजी कर लिया। अब अगेन दिलीप सिंह जी की शरण में फिर आए कि आप लोग जो हमारी टेस्ट सीरीज है प्लस थोड़ी बहुत क्लासेज है वो हमने कंटिन्यू रखी। और 2013 का जो अटेम्प्ट है उसमें 2012 के मई में ये एग्ज़ाम हुआ था, 2012 की लगभग 22 मई के आसपास, 22 मई को प्री और 3 मई 2013 को इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। और ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छी रैंक रही और राजस्थान का ऑर्डर मिल गया। उसके साथ साथ मैं पैरेलली आरएस का एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा कि आरएस का क्या हुआ। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी प्रीलिम्स जो है वो आईएएस वाले प्रीलिम्स के लगभग 1 महीने बाद जून 2012 में हुआ था। और इधर आप देख रहे हैं कि 3 मई 2013 को आईएएस का फाइनल रिजल्ट आके 1000 लोगों को यूपीएससी रिक्रूटमेंट दे चुकी थी। और उस आरएस वाले एग्ज़ाम में नॉट ओनली 2013 हमारे रिजल्ट के बाद उनका मेंस हुआ, मेंस के बाद 14 में इंटरव्यू हुए और फाइनली नवंबर 2015 में जाके उस बैच को पोस्टिंग मिली।
तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो कमीशन है यूपीएससी और आरपीएससी, दोनों की कार्यप्रणाली और जो प्रोफेशनलिज्म है वो कहाँ बेहतर है और किस प्रकार वो मैनेज करते हैं। और मैं इस चीज़ को फॉर्चुनेट ही मानूंगा कि एक तरीके से आरएस वाले में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फोकस वो लगाना नहीं पड़ा, और आईएएस वाले में टाइमली सब होता रहा। हमारी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए चूंकि एक सेकंड सब्जेक्ट भी तैयार करना ज़रूरी था, फर्स्ट सब्जेक्ट ओबियसली मैंने ज्योग्राफी रखा, और सेकंड सब्जेक्ट के रूप में जैसा वहाँ गाइडेंस मिला, दोस्त मिले, उनके सलाह के बेसिस पे और पुराने रिजल्ट्स के बेसिस पर मैंने हिंदी लिटरेचर सेकंड ऑप्शन लिया, और उसकी भी मैंने दिल्ली से कोचिंग कर ली। इस पीरियड के दौरान जेएनयू से निकलने के बाद चूँकि पूरा 1 साल था अटेम्प्ट देने तक, तो मेरा नेक्स्ट जो प्री था 2012 की मई में, तब तक मैं सेकंड सब्जेक्ट भी कर चुका था। फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने यहाँ से ज्योग्राफी सर के यहीं से कर लिया था, ज्योग्राफी में एमए कर लिया, तो ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया। और जीएस में सभी प्रकार के नोट्स और यहाँ की जितनी भी क्लासेस थी उनके बेसिस पर दिल्ली के उन गलियारों में जो चमक दमक और जो नाम हम यहाँ की सुनते हैं कि दिल्ली के बिना तो सिलेक्शन होता नहीं है, या वहाँ ऐसा क्या पढ़ाते होंगे, या वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो कभी भी मुझे उन्होंने ये आकर्षित नहीं किया। और जो कंटेंट मुझे यहाँ मिला उसके बाद मुझे अलग से किसी भी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। बस मंथली जो अपडेट करने की हमारी विभिन्न प्रकार की सीरीज होती थी, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, ये आती थी उस समय, तो इनके माध्यम से हमने करंट वाले को अपडेट किया। बाकी किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा कोचिंग की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये मेरी जर्नी रही है, दोनों आपको सब्जेक्ट बता दिए। और जो एक पॉइंट और ये भी आएगा कि 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं वो मेरे लगभग 75 80 85 के बीच में रहे हैं। लेकिन इस वाले मैटर पे मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये ईयर टू ईयर वेरी करता है। आप किस प्रकार 10th की जब तैयारी कर रहे थे तो क्या सोच रहे थे, या जिस समय आप मार्च का बोर्ड दे रहे थे तो उस समय आपकी हेल्थ कैसी थी, मेंटल स्टेबिलिटी कैसी थी, आपका खुद की पढ़ाई कैसी थी, या कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जो ये तय करती है कि आपके परसेंटेज कैसे आएंगे। इसलिए 90-95% वाला निश्चित तौर पे बन जाएगा और 48-55 वाला नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है। आपके जो मार्क्स आगे वो हिस्ट्री बन चुकी है, जो पीछे की कहानी बन चुकी है, और वो मैटर भी नहीं करता है। आपको तो आज जो पढ़ाया जा रहा है उसमें हमें 100% देना है कि आज के जो हमारे पास समय है उसको हम कैसे बेहतर तरीके से यूज करें। और कुछ बातें जो हमने आजमाई और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पढ़ते समय एक स्टूडेंट को किन किन बातों का मोटा मोटी ध्यान रखना चाहिए। ये कोई किताब में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, ये फॉलो करेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक रिक्वेस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपसे यही करूँगा कि लक्ष्य जो है वो आपको आईएएस का रखना है, सिर्फ और सिर्फ आईएएस की। मुझे तैयारी भी जो करनी है, बनना भी है, तो आईएएस बनना है। और मेरे साथ ही जो हमारे साल 2013 का रिजल्ट था उसमें पाली से कानाराम जी का भी हुआ है, उनकी 54th रैंक थी, और 3rd रैंक पे स्तुति चारण थी, वो भी अपने यहाँ सीकर झुंझुनू से है और गुजरात काडर मिला है, और सुरेंद्र लांबा भी यहीं से आईपीएस हैं। तो बहुत मतलब राजस्थान के भी गांवों से और सब जगह से सिलेक्शन हुआ है। तो आपको किसी भी प्रकार से डरना नहीं है कि मतलब गांव से हैं तो हो सकता है हो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत अच्छा कर सकते हो। हिंदी मीडियम का भी होके सारा चीज़ रिजल्ट निकाल के दिखा दिया,
और परसेंटेज भी ठीक ठाक है। तो मतलब जो चीज़ें आपको थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकती है वो ये 3-4 फैक्टर ही होते हैं कि बैकग्राउंड, परसेंटेज और मीडियम, इस प्रकार की बातें होती है। लेकिन लगातार तैयारी करने के माध्यम से, तैयारी से आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। और जब मैं आपके सामने हूँ तो आपकी तरह ही वही स्टूडेंट लाइफ, वही दिनचर्या, उसी प्रकार की आदतें, क्योंकि इंसान जो है वो बेसिक जो उसकी थीम है, वो मूल जो उसका है वो समान रहता है, कॉमन रहता है। तो पढ़ते समय इस समय जो आपका आपका प्रत्येक सेकंड जो है, प्रत्येक टाइम, प्रत्येक मिनट जो है वो सबसे कीमती है। आज जो आपके पास कुछ है तो वो है टाइम। और पेरेंट्स ने आपके ऊपर भरोसा करके, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो जिनके घर यहाँ है, माँ बाप साथ रहते हैं, और ज़्यादातर जो गाँव से या कहीं बाहर से आए हैं वो कहीं ना कहीं पीजी कुछ ना कुछ लेके रह रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो विश्वास पेरेंट्स ने आपके ऊपर किया है, उनकी गाड़ी कमाई आप लोग किताबों पे, कोचिंग फीस पे और टेक्नोलॉजी को उपयोग करने में जो खर्च कर रहे हो, उसमें उस समय उनको अपने मन में रखें, उनको याद रखें कि आखिर मेरे सपने के साथ साथ उनका सपना भी है। और इस समय मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उसके लिए पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। अभी मैं पूछूं जैसे मोबाइल किसके पास नहीं है, तो मोटा मोटी 99% सब लोगों के पास मोबाइल है और आवश्यकता भी है। लेकिन इस पे नियंत्रण जो है वो आपको करना है। ऐसा नहीं है कि अब जब हमें अगले मई जून में या जब भी प्रीलिम्स होगा तब उसके आसपास हम तैयारी कर लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। आज आप आ रहे हैं 5 बजे से लेके मान लो 7 बजे तक, या 5 बजे से 9 बजे तक, या शुरुआती दिनों में 7 से 8 घंटा, 10 घंटा भी कोचिंग क्लास हो सकती है। जब तक आप इस क्लास में हैं, चाहे वो लास्ट बेंच पे बैठे हैं, चाहे वहाँ बैठे हैं, चाहे उस कोने में बैठे हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे इधर बैठे हैं, जब तक आप क्लास में हैं आपका ध्यान क्लास में ही रहे। कंसंट्रेशन जो है वो आपको यहाँ रखना है। प्लस इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ को भी, आजकल क्या टेक्निक है, सीधा नोट्स मिलते हैं या लिखवाते हैं आपको? लिखवाते हैं। बहुत ही अच्छा। ये जो यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक, गुरु जो आपको लिखवाते हैं बोल बोल करके या डायग्राम बनाते हैं, वो आपको खुद को अपने हाथ से लिखना बहुत ज़रूरी है। छोड़ना नहीं है कि नहीं ठीक है मैंने तो संकेतों में लिख दिया, उन्होंने लाइन तो बोली थी लेकिन मैंने अपनी भाषा में उसको टुकड़ों में लिख दिया, या समझने की दृष्टि से मैंने अपनी सुविधा अनुसार लिख दिया, ये नहीं चलेगा। जैसा उन्होंने बोला है, जैसा आपको लिखवा रहे हैं वो आप लिखिए। इस बात से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एक, आपकी हैंडराइटिंग जो है वो समय के साथ में सुधरेगी। दूसरा, आप ऑब्वियसली अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, करंटली भी होने लगे हैं, उनके पेपर्स आपने देखे होंगे। एक तो कितने डाइवर्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से तो टॉपिक आ रहे हैं, और कितने कम समय में कितने ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आपको कम समय में ज़्यादा लिखना या जो पूछा है वो लिखना, इस चीज़ के लिए आपको लिखने वाली जो आदत है वो आपको कंटिन्यू बनाए रखनी पड़ेगी। दूसरा, जो आपने लिखा है क्लास के अंदर, चूँकि आपने अपनी हैंडराइटिंग से लिखा है तो आपको याद बहुत अच्छे तरीके से होता। अब जब आप रिवीजन करोगे तो आपके खुद का लिखा होगा तो याद रहेगा, और ज़्यादातर एग्ज़ाम में पेज तक याद आ जाता है कि मैंने इस बारे में इस प्रकार का डायग्राम बना रखा है, या मैंने यहाँ इस कॉर्नर में ऐसा नोट किया हुआ है, या इस कलर से उसमें मार्किंग की हुई है। यहाँ तक कि प्रिंट अपने दिमाग में रहता है। तो लिखने वाली आदत
बहुत अच्छे तरीके से आपको रखनी है, बनाए रखनी है। दूसरा तरीका आता है कि जब आप घर चले गए 7 घंटे की या 6 घंटे की कोचिंग के बाद में, तो भी दैनिक दिनचर्या के अलावा आपका कोई काम नहीं है। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, एग्ज़ाम के बाद प्री मेंस और ये सारी चीज़ें देनी है, तब तक आप दोस्तों से और घर वालों से लगभग कट के रहें। मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे बात नहीं करनी है, आवश्यकता अनुसार केवल साप्ताहिक दृष्टि से कि मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं कर लूँगा, या पेरेंट्स दिन में या सप्ताह में 1-2 बार पूछ के बात कर लेंगे। किसी भी प्रकार के ये जो सामाजिक फंक्शंस है, पेरेंट्स क्या होते हैं कई बार पास के रिश्तेदारों के कहने से या खुद के कहने से बुला लेते हैं, आज इसकी शादी है, आज मेला है, आज तीज त्यौहार है, कुछ भी। स्टूडेंट लाइफ में ये कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में आपको अपने घर जाना, उसमें 2 दिन खराब करना, प्लस उसके बदले कोचिंग, या कोचिंग में मान लो छुट्टी भी है, लेकिन उस समय में जो आपने 2 दिन जाके वहाँ ख़राब किया है, किसी की भी शादी या कोई भी प्रोग्राम जो है वो आपके बिना भी बहुत अच्छे तरीके से सफल हो सकता है, बशर्ते कि खुद के रियल भाई बहन का या खुद के परिवार में ही कोई ऐसा कार्यक्रम ना हो। एग्ज़ाम के आसपास घर वालों से यही रिक्वेस्ट रखें कि इस प्रकार के कार्यक्रम वगैरह पोस्टपोन ही ठीक है, वहाँ नहीं होना चाहिए। समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं जिस रविंद्र के साथ रहता था, मतलब शुरुआती दिनों में जब गांव से या कहीं से जयपुर आते हैं तो लगता है कि कुछ सैटरडे संडे पे आप यहाँ के मान लो कोई जगह देखनी है आपको, वो देख सकते हो, या घूमने का है। तो उसका मतलब मैं लकी इसलिए रहा कि साथ बहुत अच्छा मिला। तो उसका यही कहना था कि ये तो सिलेक्शन के बाद अपना काम भी यही रह जाएगा, पूरा भारत भी घूमेंगे, मौका मिलेगा, दुनिया के कुछ देश भी देखेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। तो जो बात उसने कही कि नहीं ये आज वाला संडे है, उस दिन आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीछे हो, या एक टेस्ट दे सकते हैं, या किताब खरीदने जा सकते हैं, या अन्य समय जो हमारा बर्बाद हो सकता है उसको इस वाले समय को उसमें यूज किया जा सकता है। तो ये जो सीख थी वो बाद में मेरे बहुत काम आई कि नहीं, अपने को समय ख़राब नहीं करना है। तो टाइम जो है वो आपको उसकी कीमत समझनी पड़ेगी। टाइम पे ध्यान दे दिया, लिखने की आपने बात क्लास वाली कर ली। अब आता है कि जब हम रूम पे जहाँ स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस समय मेरा मानना है कि जिस रजिस्टर में, जिस नोट शीट में आपने लिखा होता है उसी से ही आप करते हैं, या वो पूरा हो गया तो आप जो ऑथेंटिक बुक्स दी जाती है उसी सब्जेक्ट की उसको पढ़ना शुरू करते हैं। एनसीईआरटी को किताबों को पढ़ते हैं, चाहे किसी भी को भी करते हैं। उस बुक को पढ़ते समय इम्पोर्टेंट जो चीज़ लग रही है आपको पूरी लाइन में से, केवल उसी को अंडरलाइन करें। जो पूरे पेज में से अट्रैक्टिव वर्ड होगा, केवल उसी को आप अंडरलाइन करें या स्टार मार्किंग करें, वो तरीका अलग अलग हो सकता है। अंडरलाइन करते समय आपने उस पर्टिकुलर वर्ड और लाइन पे बहुत फोकस किया, तो एक तो वो आपको याद रहेगी, और दूसरा उसी तरीके का एक रफ रजिस्टर अपने पास में रख सकते हैं जिसमें एज इट इज़ मत लिखो, लेकिन जो शब्द आपको उस पूरी उसमें अच्छा लग रहा है, पूरी चैप्टर में, पूरी लाइन में, उन शब्दों को साथ साथ में लिखते जाओ। इससे कंसंट्रेशन अच्छा होता है, प्लस राइटिंग सुधरती है, और आपको याद जो है वो याद होने का परसेंटेज है वो इंक्रीज होता है। और कभी कभी कुछ पेजेज मैंने देखे हैं बहुत सारे बहुत ज़्यादा अंडरलाइन और वो कर देते हैं, तो फिर वो कॉमन सा हो जाता है। जैसी किताब छपी थी उसी का ही एक दूसरा रूप हम कर देते हैं। जब उसके अंदर मान लो 20 या 21 लाइन है और उसमें से 18 लाइन अगर अंडरलाइन है तो वो थोड़ा सा इंटेंसिव हो जाता है। तरीका वो भी हो सकता है एक, लेकिन एक जो बेसिक सा है कि पेज में से इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोग अंडरलाइन भी करें और उसको पास के रजिस्टर में लिखें भी। तो ये पढ़ते समय राइटिंग और याद करने का एक तरीका हो सकता है।
फिर बात आती है कि एक बार जब कोचिंग पूरी हो जाती है, हाँ, और डेली की जो एक्टिविटीज़ में यूपीएससी के पेपर्स जब आप देखोगे तो आप खुद ही एक फील करोगे कि जो न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस है वो बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और किसका पढ़ना है ये बहुत ध्यान रखना है आपको। मेरा जो तरीका था न्यूज़पेपर के समय, ये न्यूज़पेपर के लिए एक अलग से नोटबुक हमने रख ली, और जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज आई है, और जेएनयू में जाने के कारण मेरे को इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश के जो पेपर हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एक ही था उस समय, हम एक पढ़ते थे द हिंदू, उसमें उसके जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसकी हेडिंग, और उस हेडिंग में उस पूरी न्यूज़ में से खास खास जो इम्पोर्टेंट शब्द है या लाइनें हैं वो मैं लिख लेता था। और जिस समय मैंने मेंस दिया था तो जीएस के पेपर में जो 300 नंबर का एक पेपर, दूसरा पेपर 300 का, तो इसमें दोनों 600 में से हमारा उस समय हाईएस्ट जो 289 के आसपास मार्क्स आए थे, जो कि 300 उस समय क्रॉस होते नहीं। वो एक साल ऐसा था, 2-3 साल ऐसे आए जब पहले जब बड़े बड़े होते थे, बड़े क्वेश्चंस आते थे और उनके बड़े बड़े आंसर होते थे 600-600 वर्ड के, 400-400 वर्ड के, तो उस समय स्कोरिंग भी कभी कभी 600 में से 400 तक पहुंच जाती थी। लेकिन धीरे धीरे यूपीएससी ने मार्किंग जो है वो टाइट शुरू करी, और 290 के आसपास जो हमारे जीएस वाले नंबर थे, और 600 में से जो लगभग 250 नंबर के क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूज़पेपर से ही थे। जैसे पर्सनैलिटीज़ का था कि लोगों को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, या इंडस वाटर ट्रीटी का था, या का कुछ हमारा उस समय हमारे अंतरिक्ष को लेके था। तो जो चीज़ें न्यूज़पेपर से डायरेक्टली लिखी हुई चीज़ की हमारी वैसी की वैसी एग्जाम में आ गई, यानी कि कहीं ना कहीं वो जोड़ करके उसी में से आता है कि हम लोग कैसे जो न्यूज़ में आया है उसको हम लोग उतार पाते हैं, और उसी का ही फिर एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड पूछते हैं। तो ये लिखने का फ़ायदा था कि जो हर महीने की लास्ट में प्रतियोगिता दर्पण या आ जाता है, वो देखो आ गई, हम लेके आ गए, 5-7 दिन उसको ढंग से खोल नहीं पाते हैं, प्लस उसको कवर नहीं करते हैं, इतने में नया महीना शुरू हो जाता है, नए महीने में फिर वही चीज़ें आ जाती है, तो हम उसको कवर नहीं कर पाते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप आज हिंदी के न्यूज़पेपर या इंग्लिश के न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हो उसमें से इम्पोर्टेंट बातों को आप लोग लिख लें। लिखते रहोगे तो उससे अपडेट रहोगे, और उससे रिलेटेड न्यूज़ को जब आपने पत्रिका में पढ़ा, उस बुकलेट में पढ़ा, तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि ये मेरा इतना तो कवर्ड है, इसमें कोई नई चीज़ है, नया टेबल है या कोई नया डायग्राम दिया है, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको मैं एडिशन में कर लूँगा। ये था न्यूज़पेपर, जीके, जीएस और करंट से अपडेट रहने का। और मेरा ये मानना है कि चाहे ऐसे हो, अपने विचारों को डेवलप करना हो, या जीके जीएस का जो हमारा पार्ट है उसको कवर करना हो, जीएस करंट जो नॉलेज और करंट के जो डेवलपमेंट है वो हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। ये हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो इन दिनों घटनाएं घटित हो रही है, पर डे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो हमेशा रेलेवेंट रहेंगे और आपके किसी न किसी प्रकार से एग्ज़ाम में आएंगे। ये न्यूज़पेपर का था, राइटिंग का तरीका हो गया, टाइम की इम्पोर्टेंस है, और पढ़ने का तरीका, ये सब आप लोगों को जनरली जो बातें इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दी। अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस की जो भी आप जानना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन के बाद आपके सामने इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव रहेगा कि आप बहुत कुछ काम कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो। 2013 में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उपखंड मजिस्ट्रेट, देन सीओ जिला परिषद, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, और कौन कौन से फील्ड, एजुकेशन, हेल्थ, एक नॉर्म उपखंड मजिस्ट्रेट, देन रूरल डेवलपमेंट, मतलब एक 8 से 10 साल के पीरियड में 8 से 10 प्रकार के अलग अलग टेन्योर और एक्सपोजर, काम करने का तरीका, और आपके पास अपार संभावनाएं। यानी कि जो
इस सर्विस में आने के बाद आप काम कर सकते हो। जो वास्तव में हम लोग इंटरव्यू की जब तैयारी करते हैं तो हम इसी प्रकार तैयारी करते हैं, आप आईएएस क्यों बनना चाह रहे हो? मैं समाज के विकास, समाज की बुराइयां ख़त्म करने, देश के विकास में सहयोग करने और लोगों का कल्याण करने, गरीबों का इस प्रकार का हम कुछ तैयारी करते हैं। और वास्तव में ही ये आपको अपने को इस एग्ज़ाम के बाद निश्चित तौर पे मौका मिलता है कि हम लोगों के लिए करने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। और जिस प्रकार का एक्सपोजर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस हमें देती है, वो मुझे नहीं लगता कि आज मिलियंस डॉलर या बिलियन डॉलर की कोई कंपनी भी होगी तो वो दे पाती है। आज मैं एक कॉरपोरेशन रन कर रहा हूँ, राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, पीएसयू जिनको बोलते हैं, या कंपनी है, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी कंपनी को रन करने का प्लेटफॉर्म है। अच्छी से अच्छी कंपनी भी देखेंगे तो उसके पास में 700, 1000, 1500 एम्प्लॉयज़ होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। इससे ज़्यादा वो तनख्वाह दे ही नहीं पाते। आज लगभग 12,000 के आसपास लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ में, और 25,000 के आसपास रिटायर्ड लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जब मैं शिक्षा विभाग में था तो 4,56,000 के आसपास टीचर्स थे, जो टोटल राजस्थान की वर्कफोर्स है उसका 70%। तो आप समझ सकते हैं कि जो आप जिस प्रकार लोगों से जुड़ाव या काम करने का तरीका है, या जिसके माध्यम से हम लोग कुछ कर सकते हैं, वो इस आईएएस की सर्विस की तुलना में पूरी वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ इतना एक्सपोजर दे सकती है या इतना प्लेटफॉर्म दे सकती है। ये पहले हम सुनते थे और अब इसमें आने के बाद हमने देख भी लिया है। और अभी पूरी सर्विस लगभग आपकी एज के अकॉर्डिंग 30, 35, 36 साल, 37 साल तक हम करते हैं टिल दी डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो उस पीरियड में यहाँ भारत सरकार, भारत से भी बाहर बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है काम करने का, और उसमें व्यक्ति जो है वो उसकी एनर्जी या खुद ही कम पड़ जाता है, समय कम पड़ जाता है, बाकी काम करने की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा सेक्टर आप चुनना चाहो उस अनुसार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो जो आप मन में सोचते हो कि रोड चल रहे हो और कोई गरीब व्यक्ति देख करके आपको बुरा लग रहा है, बस में ट्रैवल कर रहे हो या किसी प्रकार की महिला को, दिव्यांग को देख के अगर कुछ लगता है मन में, तो वो जो आप फील करते हो उसको वास्तव में ही कुछ करने की स्थिति में ये सर्विस जो है वो आपको बहुत बड़ा अवसर देती है। तो मैं फिर से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्स, कि प्लीज़ इस एग्ज़ाम के लिए, और जो कि इतना रूटीन हो रहा है, इतना बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से हर साल हो रहा है। हर साल मई के आसपास एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, नवंबर दिसंबर में मेंस, जनवरी मार्च अप्रैल के आसपास इंटरव्यू, और लास्ट इंटरव्यू के दिन या शाम को या अगले दिन इसका फाइनल रिजल्ट, बिना किसी डिस्प्यूट के। तो आप समझ सकते हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद जो आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके साथियों को अच्छा लगेगा, जो फील होगी ना, वो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब स्टूडेंट्स जिस भी बैकग्राउंड से आए हो, आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से आईएएस के सिलेबस से, पैटर्न से, एग्ज़ाम से आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हम लोग बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, मैं इसको कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आप मन में अगर आप पॉजिटिव रहेंगे कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो निश्चित तौर पे आप इसको क्रैक करोगे। हो सकता है कि समय लग सकता है, लेकिन निश्चित तौर पे आप लोग इसको कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आप अगर मतलब कोई भी पूछना चाहें कि किसी भी प्रकार का, तो वो आप शुरू मतलब कैसे लेते हैं आप लोग, बात कर लें। मिलने के लिए हम लोग तरसते थे कि 2000, देखो आप 8 से 9 हमने पहले तैयारी करी थी जब ये कोचिंग संस्थान लालकोटी में था, और
उस समय हम दिलीप सर से बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि किसी भी प्रकार से किसी न किसी आरएस को, आईएएस को, सिलेक्टेड अधिकारी को, व्यक्ति को आप लाएं, ताकि हम एक विश्वास होता है कि देखिए मतलब बन सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। तो हम उस समय इंतज़ार करते थे। और सर भी अपने जो साथ में तैयारी करके निकले हैं, बलवंत सिंह जी उड़ीसा काडर में है, पदम जी अपने यहाँ इनकम टैक्स में है, आईआरएस है, और आरएस में भी कुछ अधिकारियों को बुलाते थे। और बुलाने से जो हम लोगों को कॉन्फिडेंस होता था वो यही होता था कि जब हमारी तरह एक सामान्य इंसान ये क्रैक कर सकते हैं तो मैं निश्चित तौर पर कर सकता हूँ। बस एक समय का अंतराल है कि मैं उस स्टेज में 2008-9 में था और आप आज 2023 में खड़े हैं। और समय बहुत तेज़ी से बदलता है, लेकिन जिस प्रकार आप तैयारी करते हैं या सोचने का जो तरीका है, उस आधार पर आप निश्चित तौर पर आज के टाइम में चूँकि एडवांस टेक्नोलॉजीज़, संसाधन, किताबें, पता करने का तरीका, स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप तो उन हमारे वाले उन दिनों से बहुत आगे हो, इसलिए हमसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग सफलता प्राप्त कर सकते हो। विश्वास आपको होना चाहिए कि मेरे को मुझ पे विश्वास है और मैं ये कर सकता हूँ। उनको हैं? हाँ, जो सर भी, हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एनसीईआरटी सर कौन कौन सी पढ़नी चाहिए सर यूपीएससी के लिए? देखो, किताबों के बारे में जो दिलीप सर ने या फैकल्टी ने आपको राइटिंग में भी दिया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। आज की डेट में जो बुक्स है, मैं उतना लगातार टच में नहीं हूँ, लेकिन एनसीईआरटी का मेरा जो हमारे समय हुआ करता था वो कक्षा 6 से 12 तक की हमने बड़ी डिटेल में ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ ली थी, क्योंकि बेसिक जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो उसी से होते हैं। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सर कौन से को सर ज़्यादा फायदा है सर इंग्लिश में वहाँ यूपीएससी में? देखो, यूपीएससी का पिछले कितने ही सालों का, 10-15 सालों, कब सारे रिजल्ट ही देख लो आप, किसी भी रिजल्ट को निकालोगे तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ही एडवांटेज वाली पोजीशन में है। जब अपन 1000 स्टूडेंट, ये कुछ मुद्दा पिछले 2-3 सालों से रहा भी है, दिल्ली में भी आंदोलन भी हुए हैं, प्लस जब भी रिजल्ट आता है तो बड़ी डिटेल में चीज़ें आती है। उसमें निश्चित तौर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं वो एडवांटेजियस स्टेज में है, और हिंदी का उतना सिलेक्शन नहीं है जितना होना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहले ये कारण था कि जो आपका कंटेंट है, पढ़ाई वाला जो कंटेंट, जितनी भी किताबें हैं, कोई भी है, वो नेट पे भी इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा है, छापा है जिन्होंने उनको भी इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा है, और इंटरव्यू लेने वाले प्लस जो वहाँ की मतलब जिस इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं वहाँ से भी एक ना एक फेवर रहता ही है कि किस प्रकार अपन इनको करें। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे हम एक साथ इतने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक साथ सबका नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आईएएस और उसकी अन्य एलाइड सर्विसेज का हम एक पूरा पर्सपेक्टिव देखेंगे कि ये 1100 पद हैं और इनको हम कैसे काम करें, क्या क्या कैसे कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि जनरली आईएएस, आईएफएस जो फॉरेन सर्विस एंड आईपीएस के बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है, रेस्ट में काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी है। और तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार से हमें ये जैसे एक इंडिविजुअल जो आप हैं या आप ही हैं, इंडिविजुअल को ये मान के कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ उस अकॉर्डिंग मेरा सिलेक्शन होना है, मतलब खुद को जो मोटिवेट रखने का तरीका है वो आप इसको बनाए रख सकते हैं कि जो मेरा अपना तरीका है उस बेसिस पे मेरा सिलेक्शन होना तय है। निश्चित तौर पर इंग्लिश मीडियम वाले इसमें एडवांटेज हैं।
और सर मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट सर कब चयन करना चाहिए और सर किस प्रकार करें, जैसे कि हम सर लगभग सर अभी से 12th पास करके आए हैं। देखो यार, एक तो काफ़ी जल्दी मतलब 12th के जस्ट बाद ही काफ़ी स्टूडेंट इसका मतलब आगे हैं, बट कोई बात नहीं, इसमें समय लगता है। जैसा मेरा भी 2008 के बाद से 13 तक मतलब 4 से 5 साल मुझे पूरे मिल गए थे, और उसी 4-5 सालों में जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे तरीके से करने में मदद मिली। तो आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो निश्चित तौर पर पिछले सालों में क्या उनका रिजल्ट रहा है वो देख के कभी नहीं करना चाहिए। आपने जो 10-12 मेजर सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में आपको अच्छा आता है मतलब या कर सकते हो, खुद जब तक उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो, तैयार नहीं हो, तब तक उस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल ना लें। कोई आपको ये कह सकता है कि ये जो साहित्य है वो 3 महीने का कोर्स है, इतना 2-3 रजिस्टर में पूरा हो जाएगा, ये ले लो, इस तरीके से कर लो, तो वो ठीक नहीं है। उसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको पता लग गया कि ये मैं कर सकता हूँ। जैसे बीएससी मैंने की थी लेकिन साइंस का सब्जेक्ट नहीं रखा, क्योंकि सर ने भी मुझे बताया, प्लस जितने लोग साइंस से थे उन्होंने भी ये कहा था कि इन सब्जेक्ट में यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इतनी ज़्यादा ब्रॉडनेस है कि हम उसको कवर नहीं कर पाते हैं। तब मेरा सवाल था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो साइंस से रिलेटेड ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट हैं, विभिन्न प्रकार के जो इसके कंसेप्ट हैं, वो रिलेटिवली उनके जैसे ही हैं, तो आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट साथ में। तो मेरा फर्स्ट शुरुआत मैंने ज्योग्राफी से कर ली, और जब करते करते महीने 1.5 महीने में अच्छा लगने लगा कि ये समझने के हिसाब से भी ठीक है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, तो मैंने ज्योग्राफी के साथ कंटिन्यू कर लिया। उस समय 2 सब्जेक्ट लेने होते थे, तो सेकंड सब्जेक्ट, अब हिस्ट्री का भी बहुत बार लोगों ने मुझे कहा हिस्ट्री रख सकते हैं, लेकिन फिर जब दोनों के सिलेबस की तुलना की गई तो दोनों का सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड हो गया कि कम समय में रिवीजन या हम उसको पूरा नहीं कर सकते। तो एक कॉम्बिनेशन आपको ऐसा बिठाना होता है जो रिलेटिवली थोड़ा ठीक हो, छोटा हो, और हम कम समय में उसको पूरा कर सकें। ब्रॉडली भी रख सकते हैं, चौड़ा जिसका सिलेबस भी ज़्यादा वो भी रख सकते हैं, बशर्ते कि खुद कंफर्टेबल है या नहीं है। मानसिक रूप से आपको चूंकि एग्ज़ाम देना है, आपको वो सिलेबस पूरा कवर करना है, तो आप सबसे पहले आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं या नहीं है। हो सकता है कि आप जैसे इस फील्ड में नए हो और आपको ध्यान नहीं है कि ये वाला सब्जेक्ट कैसा रहेगा, तो सबसे पहले तो यहीं सर और अपने सीनियर्स से सलाह लेना कि ये कैसा रहेगा। उनकी प्रारंभिक सलाह के बाद में छोटा मोटा उसके बारे में देखना कि इस सब्जेक्ट के अंदर आता क्या है मेनली, और उस आने के बाद में थोड़ी बहुत जब आप शुरुआत करते हो कि मैं इसको जो इसका कंटेंट है उसके बेसिस पर मैं उसको ग्रह कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे जो मेजर बात है वो है आपका अपना कंफर्टेबिलिटी। एक ये क्वेश्चंस दिया है कि जैसे तैयारी के दौरान ही डिप्रेशन या डीमोटिवेशन से हम कैसे बचें। जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से या ऐसे भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ समाज में छोटी मोटी बातों से या किसी भी प्रकार की नेगेटिव न्यूज़ से या लगातार तैयारी करते समय कुछ दिनों में अपने को ये लग सकता है कि आज हम कहाँ पर हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि जिस लक्ष्य को लेकर के आप आज तैयारी कर रहे हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप प्री भी नहीं कर पाओ, हो सकता है कि सेकंड अटेम्प्ट में या 2 से 3 अटेम्प्ट में भी फाइनल अपना सिलेक्शन नहीं हो। लेकिन मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि गारंटी के साथ आप इस दुनिया में एक बार 1 साल की आईएएस की तैयारी के बाद जो इंसान उभर के आओगे, कि इस दुनिया में आपके सामने जो दूसरे काम होंगे उस अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आपने आज कम उम्र में या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी शुरू कर दी तो आपके पास समय है। आप 21-22 साल से लेकर के 27-28 साल के बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट या सेटल होने का आप प्रयास करेंगे। सिलेक्शन हो गया ईश्वर की कृपा से, आपकी मेहनत से, वेल एंड गुड। नहीं हुआ तो भी आप जो इंसान बन के उभरोगे, प्लस आप में जो कार्य करने की क्षमता होगी वो
कई गुना ज़्यादा होगी। जो आप चीज़ पढ़ते हो, जिस नज़रिए से आप देखते हो, जिस प्रकार किसी टॉपिक को, किसी बात को आप सोचोगे, वो हर किसी दूसरे व्यक्ति में, स्टूडेंट में वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आपके पास में इस एक तैयारी के बाद में अवसरों की कोई कमी नहीं रहेगी। और एक कॉमन बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट आता है, पेरेंट्स का भी, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है कि कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। मेरा ये मानना है कि आज भी गवर्नमेंट के जॉब जो हैं वो अट्रैक्टिव है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी या कहीं पर भी काम करने में अवसरों की कमी नहीं है और अच्छा करने वालों की बहुत ज़्यादा कमी है। स्टूडेंट लाइफ में हम ये समझ नहीं पाते हैं कि जो घर में विभिन्न प्रकार के काम हैं, या घर से निकलते हो तो ट्रैफिक के विभिन्न प्रकार के काम हैं, या विभिन्न प्रकार के जो बिजनेस हैं, उनमें अच्छा करने वालों की बहुत ज़्यादा कमी है। आपने अगर एक बार मेहनत करने की आदत डाल दी, तो वो मेहनत करने की आदत आप जीवन में जो भी प्रोफेशन चुनोगे, जो भी काम करोगे, उसमें वो नज़र आएगी। और इतनी मेहनत के बाद में आप जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और आज आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, नहीं करते तो कोई ना कोई दूसरा काम करते, उसमें भी उतनी की उतनी रिस्क है, बशर्ते कि हमें वो काम पेरेंटल ना मिला हो। अगर किसी को कोई बिजनेस मिला है तो वो हो सकता है कि वो उसको संभाल ले और काम करता रहे, उसमें थोड़ी रिस्क कम है। लेकिन उसमें भी इस प्रकार की रिस्क है कि जब उस जिम्मेदारी को खुद संभालेगा, जब वो डिसीजन मेकर के रूप में आएगा, तो हो सकता है कोई निर्णय गलत हो जाए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी प्रकार से डीमोटिवेट होने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी मेहनत कर ली, जिस दिन आप एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंच रहे हो, अपने से क्वेश्चन कर लें कि मैंने समय का सदुपयोग करके और मैंने अपना 100% दिया या नहीं दिया। कहीं पूरे काम में मैंने तो कहीं चोरी नहीं करी, मैंने कहीं अपने आप को तो धोखा नहीं दिया। बस उस वाली थीम को ध्यान में रखते हुए आप मेहनत करें। और फ्रेंड सर्किल में जिनके साथ रह रहे हैं वो पॉजिटिवली हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अपने दोनों में नहीं आए, एक दूसरे को आप मोटिवेट करते रहें। और जब भी बात हो उसको पॉजिटिव तरीके से, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो टॉपिक आपने कुछ लिया है या न्यूज़पेपर भी उठाया है, उस पर आप अपने व्यू उनको बताइए और उससे अपना पूछ लो कि ये अगर ऐसा हो रहा है, 33% अगर रिजर्वेशन नहीं लगता है या लगता है तो उसके क्या फ़ायदे, क्या नेगेटिविटी, एक देश एक चुनाव, क्या मुद्दे कैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आर्ग्यूमेंट्स, तो इससे क्या जीवंतता बनी रहती है, आप लाइवली बने रहते हो। और आपको इस वाले बिंदु पे डिस्कशन होते रहना चाहिए। गए कोचिंग आए, यहाँ किसी से बात नहीं करी, घर गए वहाँ अपना किताब खोला, फिर वापस आ गए, उससे नहीं। हल्का सा जो आपके रूममेट, आपका फ्रेंड सर्किल पॉजिटिविटी के साथ में ये ध्यान रखें कि आप चूँकि आए हैं अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई यहाँ लगा करके, उन्होंने अपना एक सपना संजो के आपको भेजा है, तो वो जो थीम अपने अंदर रहे, उस आधार पर मेहनत कंटिन्यू करनी है। और इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई ख्याल आए कि ये आज रिलेटिवली लो फील कर रहे हैं, तो अच्छे दोस्त जिनको आप मानते हैं कि ये सलाह ठीक देंगे, इस प्रकार के सर्किल को आप बनाए रखें, उनसे ज़रूर बात करें और पॉजिटिविटी के साथ में रहें कि मैं भी कोई बात नेगेटिव नहीं कर रहे हैं और जो सामने है वो भी ना करें। गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है, टाइम टेबल को सही ढंग से फॉलो नहीं कर पाते, 2-3 दिन तक तो रेगुलरिटी बनी रहती है, फिर बाद में वो रेगुलरिटी बनती नहीं है। ओके, ये जो विचलन आता है ना, पहली बात इसमें 2 तरीके हो सकते हैं पढ़ाई के। आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो एक तो ये तरीका हो सकता है जब आपको पता है कि मेरी कोचिंग सुबह 8 से लेके 12-1 बजे तक है, या शाम को 3 से लेके 8 बजे तक है, या ये मेरा समय फिक्स है, तो उसके जो बाकी का समय है उसमें आप टाइम टेबल बना सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन था इनका कि टाइम टेबल बना के पढ़ाई करना, देन टाइम टेबल से विचलन क्यों हो जाता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं वो अनुशासन की कैटेगरी में आता है कि हम एक
पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम डेडिकेट करके पढ़ना चाहते हैं। और ये जो बात है वो आप एग्ज़ाम से महीने एक भर पहले तक आराम से उसको फॉलो कर सकते हो। और विचलन तभी आता है जब हम ये सोचते हैं कि आज इस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रायोरिटी इस सब्जेक्ट की दे दी। उसमें आपको अडिग रहना है कि जैसे आपने ये किया है कि सुबह 8 से 12 तक कोचिंग है, तो 2 से 3 दोपहर में अखबार पढ़ना या जो भी किया, 3 से 4 या 3 से 5 में हिस्ट्री पढ़ लूँ। तो एक तो आप थोड़ा सा जब टाइम टेबल बना रहे हैं तो सोच समझ के बनाएं कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। शुरुआती दिनों में हो सकता है कि आप साइंस को नहीं पढ़ पाओ, यहाँ आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी और हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा या जो भी आपको ऑथेंटिक बुक्स बता रहे हैं वो साथ साथ पढ़नी है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो 2 चीज़ वो हो गई। थर्ड हो गई आपका डेली का न्यूज़पेपर एंड डेली रूटीन के अन्य कामों को दिया गया आपका समय। तो आपके 24 आवर्स में से समय को आपने डिवाइड कर लिया, निश्चित होने वाली चीज़ों को आपने निश्चित वाले टाइम टेबल के उस खांचे में डाल दिया। रिमेनिंग जो टाइम है उसमें सब्जेक्ट के बारे में सही सोच के कि मुझे ज्योग्राफी कितनी देर पढ़नी है, हिस्ट्री कितनी देर पढ़नी है, इकोनॉमिक्स कितनी देर पढ़नी है, वो आप डाल दीजिए। उसमें आपके अपने मन को विचलन मत होने दीजिए कि आज जो मैं हिस्ट्री दोपहर में 4 से 6 पढ़ रही हूँ, मुझे आज हिस्ट्री की बजाय ज्योग्राफी पढ़ लेना चाहिए। उसमें खुद को कॉन्फिडेंस ये दिलवाइए कि आज मैं अगर हिस्ट्री को टाइम डेडिकेट कर रही हूँ तो ठीक 15 दिन बाद या 18 दिन बाद जब मेरी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी तो मैं ये समय ज्योग्राफी को दूंगी। ये आपको मेंटेन रखना है। इसमें थोड़ा सा आप अनुशासन रखें। डर इतना सा ही लगता है कि स्टूडेंट को या किसी को भी कि जब हम आज अभी पढ़ रहे हैं तो मेरे को दूसरे सब्जेक्ट तो अभी आ ही नहीं रहे, या हो सकता है उसी समय आपकी रूममेट या आपका फ्रेंड सर्किल में आपके अलावा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन के दौरान आप ये समझ सकते हो कि ये मुझे आ नहीं रहा है। लेकिन उसमें आपको अपने आप को ये आंसर देना है कि नहीं आने का सबसे मेजर रीज़न ये है कि मैंने तो इसको अभी तक कवर ही नहीं किया। अब आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का कोई टॉपिक है, उस वाले बिंदु पे कोचिंग और आपके फ्रेंड सर्किल में जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए कि जितना मुझे आता है या जितना मुझे याद रहता है उतना उसको है या उससे मुझे ज़्यादा है। वहाँ अगर है तो इसका मतलब हम एक फ्रूटफुल टाइम उसको दे रहे हैं। ये विचलन वाला टाइम जो है वो नंबर 1 खुद को आपको बैलेंस बनाना है। नंबर 2 मन में ये बिल्कुल नहीं घबराना है कि मैं आज के दिन में अगले 15 दिन तक केवल 2 सब्जेक्ट ही कवर कर पा रही हूँ तो रिमेनिंग में मैं पीछे रह रही हूँ। बिल्कुल नहीं, आप रिमेनिंग सब्जेक्ट को आगे के महीनों में पूरा करोगे, प्लस अभी जो पूरे हुए हैं उनका रिवीजन जैसे जैसे टाइम मिलेगा तब तक कर लें। रिवीजन करते समय आपको आज कोई टॉपिक पूरा करने में 1 घंटा लगा, तो जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो लगभग आधा घंटा 40 मिनट में उसको कवर कर लोगे, और थर्ड टाइम में वही चीज़ आप 15 से 20 मिनट में कर लोगे। इसलिए रिवीजन जरूरी भी है, प्लस इस प्रकार कर सकते हैं अपने को। एक ये ऑनलाइन, अच्छा ठीक है आपने, हाँ सर मेरा डाउट ये है कि नोट्स के अलावा भी कुछ पढ़ना चाहिए? हाँ, नोट्स के अलावा बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जो नोट्स है उनमें जो यहाँ आपको सब्जेक्ट कवर करवा रहे हैं, हो सकता है समय की कमी की वजह से वो उतने अच्छे तरीके से आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाए। नंबर 2, उन्होंने जो कम्युनिकेट किया उनको आपने किस भाषा में, किस स्पीड से, किस राइटिंग के साथ लिखा है। और नंबर 3, जिन्होंने बुक लिखा उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से फुर्सत में लिखा है, तो निश्चित तौर पे जो यहाँ कम्युनिकेशन में अपने को नॉलेज मिलता है उससे कई गुना अच्छा मिलता है। सर और न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े? आज के टाइम में जो चल रहा है वो मतलब जिनको अपन अच्छी क्वालिटी के साथ कर सकते हैं। पहली बात तो आपको ही जज करना चाहिए कि आज अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे मैं आपको आज 12 पेज का 18 पेज का न्यूज़पेपर हाथ में दूंगा, तो आप उसको फिल्टर कर लोगे कि कौन कौन सी न्यूज़ मेरे बिल्कुल काम की नहीं है, कौन कौन सी न्यूज़ काम की है तो उसमें उसने फैक्ट क्या क्या दिए हैं, वो बायस्ड तो नहीं है, उसके आधार पे आप फिल्टर कर सकते हो। लेकिन फिर भी
इंग्लिश में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन लोगों ने अपनी क्वालिटी मेंटेन की हुई है। हिंदी वालों के ऑप्शंस हैं लेकिन इतने ऐड आते हैं, इतनी ख़राब क्वालिटी है और इतने ही न्यूज़ की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं तो उसको प्रीफर नहीं करता, बट आप देख सकते हैं कि भास्कर पत्रिका ये ठीक आते हैं अपने रिलेटिव। सर यूपीएससी में कोई मीडियम मैटर करता है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो यही था कि इंग्लिश मीडियम का प्रायोरिटी। बिल्कुल मीडियम इसमें मैटर निश्चित तौर पे करता है। सबसे पहले तो आपकी खुद की तैयारी, खुद के सब्जेक्ट मैटर करते हैं और मीडियम तैयारी कर। मीडियम में बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो आपकी पकड़ है वो अगर बहुत अच्छी है, जैसे हिंदी में अपन दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो हिंदी की नंबर 1 राइटिंग बहुत क्लियर हो, नंबर 2 राइटिंग बहुत फास्ट हो, लिखने की जो क्षमता है, और नंबर 3 जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें आपको कंटेंट है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है फिल्टर करना इसमें। नमस्कार सर। सर मेरा ये है कि कंटेंट तो पढ़ने के लिए अवेलेबल हो जाता है, यहाँ कंटेंट मिलता है, वो भी इनफ हो सकता है, मगर यूपीएससी के जो प्री एग्ज़ाम आते हैं वो प्री एग्ज़ाम में लगभग एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देख के उसमें फैक्चुअल पूछते हैं, उसके लिए कंटेंट मैटर करता है प्री के लिए। मगर यूपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके जब क्वेश्चन देखते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो उसमें सर ज़्यादा कंटेंट से ज़्यादा मैटर करता है आपकी थॉट प्रोसेस। तो सर अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप कैसे करें? यूपीएससी के मेंस में और स्पेशली इस बार का भी एसए के, बैठिए आप बैठो, एसए के भी जो टॉपिक्स थे उनको भी देख लिया। इंटरव्यू में भी जब जाओगे तो जो बढ़िया बोर्ड होगा, अच्छा बोर्ड होगा, वो आपसे कभी भी फैक्चुअल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको कुछ टॉपिक दिए जाएंगे, कोई ना कोई आपको टॉपिक देख करके उस पर आपकी थॉट यानी कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में पूछा जाएगा। जिस दिन आप स्कूल से, कॉलेज से निकल करके आईएएस के बारे में सोचते हो तो आपकी जर्नी होती है कि एक कोचिंग के माध्यम से, किताबों के माध्यम से आप अपना ज्ञान की वृद्धि करते हो, जिससे यूपीएससी का जो सिलेबस है वो तो आपने कवर कर लिया। अब एक ह्यूमन जो ब्रेन है वो जिस प्रकार आपने नॉलेज डेवलप किया कि हिस्ट्री में क्या हुआ, इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस में क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ या चीज़ें क्या है, इनको पढ़ते समय आप एक डायरेक्शन में सोचने लगते हो कि आपका व्यक्तित्व या आपका ब्रेन किस दिशा में काम कर रहा है। अब आपके सामने कोई सिचुएशन या कोई टॉपिक आता है जिसके बारे में आपको बताना है, तो निश्चित तौर पे जब आप लिखोगे, जब आप लगातार लिखते जाओगे तो उन तत्वों का समावेश करके जो आपका आंसर होगा या जो आप बताना चाहते हो वो उन पूरे एस्पेक्ट को कवर करेगा। बताते समय आपको विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या पूछा गया है, इस वाले क्वेश्चन में आखिरकार पूछना क्या चाहता है। नंबर 2, उसके जो दोनों एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, आगे फॉरवर्ड, बैकवर्ड या जो भी इससे जुड़ सकते हैं, उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को ब्रेक करके उसको सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बारे में उसके दोनों पक्ष जानते हो या नहीं जानते हो। थर्ड थिंग, जैसे ही आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ के अलावा आर्टिकल्स पढ़ने लगोगे, आर्टिकल्स की खूबी क्या होती है कि वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर काफ़ी बड़ा न्यूज़ टाइप की बात होती है, जिस पर राइटर जो होता है वो उसके हर एंगल पर विश्लेषण करता है। वो विश्लेषण कहाँ से किया, उसने अपना दिमाग, अपने सोर्स लगा करके, और उसमें सारी बातें बताई होती है कि महंगाई पर ये चीज़ है या एक देश एक चुनाव, कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर मेरा ये मानना है। अब उसने भी जो छापा है ना, वो भी हो सकता है एक पक्षी हो, लेकिन आपने जब पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ा, तो कम से कम उस टॉपिक पर 5 से 10 बातें लिखने लायक या सोचने लायक आपके माइंड को उसने स्टिमुलेट किया है। अब आपने एक पक्ष जान लिया तो एक के दूसरे पक्ष को आप खुद सोचने लग जाओगे कि इसमें ये भी हो सकता है, इसने इस प्रकार नहीं सोचा है। तो जैसे जैसे आप तैयारी में टाइम दोगे कि आज आपने ज्वाइन किया, समय दिया, और समय के बाद में आप
खुद देखेंगे कि मैं जिस दिन मैंने ज्वाइन किया मेरी सोच क्या थी और आज 3 महीने के बाद क्या है, 6 महीने के बाद में क्या और 9 महीने के बाद में क्या स्थिति रहेगी। मेरा ये मानना है कि जब आप पॉजिटिव तरीके से इन किताबों का ज्ञान न्यूज़पेपर के साथ अपडेट और फ्रेंड सर्किल या सर के साथ या जैसे भी डिस्कस करते हो, तो आपका निश्चित तौर पर जो सोचने का तरीका है वो बहुत डेवलप होता है और वो टाइम के साथ होता है। आज कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको बता दूं या कोई और बता दे कि ये ऐसा करोगे तो आपका थॉट प्रोसेस, हाँ राइटिंग से हो सकता है कि एक बार आपने तैयारी कर ली फिर आप एक टॉपिक चूज करके उसके ऊपर कुछ लिखने लग जाओ। आज आपने कोचिंग ज्वाइन करी, कल ही आप यूपीएससी का जो भी पेपर आया है उसके किसी पॉइंट पे सोचने लग जाओगे तो 3 लाइन के बाद आपका पेन रुक जाएगा, फिर आपको लगेगा मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा नहीं, एक निश्चित, देखिए हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। ज्वाइन किया आपको 2.5 से 3 महीने हुए हैं और अभी आप सोचोगे कि यार इंटरव्यू में मेरा बोर्ड कौन सा आएगा या क्या पहन के जाना है या बोर्ड वाले मुझसे क्या पूछ सकते हैं, ये चीज़ नहीं। उसका एक समय आएगा जब आपने तैयारी कर ली, तैयारी के बाद प्रीलिम्स की एक मैच्योरिटी, मेंस की मैच्योरिटी, देन इंटरव्यू और उसके बाद सिलेक्शन। तो एक निश्चित समय के बाद में आपको भी आप उस स्टेज पे निश्चित तौर पे पहुंचोगे जहां पर किसी भी सब्जेक्ट पर आप हर एंगल से बहुत अच्छा लेख भी लिख सकते हो और सोच सकते हो। एक ये ऑनलाइन वाला है क्या आपके पास, मोबाइल वाला है ना, इनका है कि सर एक अच्छे आंसर में फैक्ट्स एंड एनालिसिस का कितना रेशियो होना चाहिए, यूपीएससी में इंटर कनेक्टिविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फैक्ट्स एंड पॉइंट्स। क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग में जैसा अभी आपका सवाल था कि थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करोगे, वैसा ही मेरा मानना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को सबसे पहले ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या है। जल्दी में हमें समय कम है, मुझे इसके बारे में बहुत कुछ लिखना है इसलिए मैं लिखने लग जाऊं, उससे न तो मार्क्स आएंगे, समय खराब होगा और सिलेक्शन नहीं होगा। जो आपसे पूछा गया है और ये मान के चलना है कि ये यूपीएससी में बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की तैयारी के बाद में आपके सामने पेश किया गया है, तो निश्चित तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा गहराई है। उसको समझने के बाद आपने जब उसको टुकड़ों में तोड़ा है, कौन कौन से एस्पेक्ट मुझे कवर करने हैं, रिलेटिवली अगर फैक्चुअल उसका नेचर है क्वेश्चन का, कुछ फैक्ट आपको देने पड़ेंगे कि ऐसे ऐसे ये हुआ था, इस ईयर में हुआ था, या किस प्रकार उसका अगर कोई कंसेप्ट है तो वो आपको समझाना पड़ेगा कि इसमें ये थ्योरी लगती है, ऐसे ऐसे हुआ था, ये होता है। फिर आता है कि अगर इंटरकनेक्टिविटी, निश्चित तौर पर किसी भी क्वेश्चन को जब टुकड़ों में तोड़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसको वापस कनेक्ट भी करना पड़ेगा कि एक फैक्टर दूसरे वाले को कैसे प्रभावित कर रहा है, और अंतिम रूप से जो मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूं या पहुंची हूं वो किस प्रकार पहुंचा हूं, इन सारे फैक्टर्स के बाद हम इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो ये आपको देखना है कि जिस प्रकार टुकड़ों में तोड़ के आगे आप बढ़ते गए, लास्ट में उसकी इंटरकनेक्टिविटी निश्चित तौर पे इस्टेब्लिश करनी है और आपको अपना सार देना है। वैसा ही एक क्वेश्चन और इन्होंने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करें, क्योंकि सर जब भी कोई क्वेश्चन पूछना होता है या फिर बोर्ड के सामने जाकर कुछ बोलना पड़े या बोला नहीं जाता या नर्वसनेस आ जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सर प्लीज़ बताएं कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप। देखिए जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हर स्टेज की एक टाइम की मैच्योरिटी के बाद वो स्टेज आती है और वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है, बट टाइम का सदुपयोग करके मैच्योरिटी ज़रूर लानी है। तो जैसे ही मान लो मैंने कहा आप लोगों में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 10-12 जो भी स्टूडेंट आपने पूछे भी हैं, कुछ मन में सोच रहे हैं लेकिन पूछ नहीं पाए, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता या कुछ भी नहीं आता। आज मैं आपके सामने हूँ तो अब तक 10-12 सालों में हजारों कार्यक्रमों में कुछ ना कुछ किसी न किसी से बातचीत, सरकार की योजनाओं पे,
सब जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में या इवन ऑनरेबल सीएम साहब की उपस्थिति में सभी कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, बोलने का मौका बहुत मिलता है। एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी आप हजारों मीटिंग्स पूरे टेन्योर में करते रहते हो, इतने डिपार्टमेंट्स, इतनी चीज़ें, इतना मॉनिटरिंग सब करते रहते हो। तो जो हम देखते हैं यार ये अचानक से थोड़ी हुआ है डेवलप, समय के साथ साथ में गलतियों को सुधारते सुधारते हम लोग एक परिपक्वता की तरफ बढ़ते हैं। तो जो कुछ क्वेश्चंस बार बार की डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस की कमी, नर्वसनेस, ये प्रैक्टिस के साथ कम होते हैं। और उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे यहाँ आए तो जो आपका सर्किल उससे लगातार बातचीत करें। इंटरव्यू की तैयारी निश्चित तौर पे बिना डरे आप लोग मेंस के बाद कर लोगे, ये आप मुझ पे भरोसा रखें। इस समय आप किसी भी प्रकार से बोर्ड के सामने, यूपीएससी वाले बोर्ड के सामने या किसी के सामने बोलने के बारे में आपको लगता है तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास समय है। अभी आप फोकस करो कि मैं जीके, जीएस, इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक्स जो मुझे पढ़ा रहे हैं उन सब को मिला करके मैं उनको कितना कवर कर पा रहा हूँ, प्लस जो इम्पोर्टेंट बुक्स बताई गई है उनको मैं कितना कवर कर लिया, जो मुझे डायरेक्शंस मिले हैं, जो मुझे बताया गया है उसको मैं कितना टाइमली देख पाता हूँ। इन चीज़ों पे फोकस करें। टाइम पर डिप्रेशन या नर्वसनेस ये एक ह्यूमन में निश्चित तौर पे आता है और किसी को भी बिठा लें, वो दो लोगों के बीच में बोलने से हम लोगों को घबराहट होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ में और समय के साथ में ये कम होती है। और आईएएस की तैयारी के दौरान जब भी आपको मौका मिले, मतलब हमारे समय भी न्यूज़ के साथ के जो हम नोट्स बनाते थे, तो अगर मैंने इंग्लिश की किसी न्यूज़ पे अच्छा बनाया तो उसको मैंने सबको लिखवा लिया, बता दिया। ऐसा नहीं कि नोट्स की कॉपी करिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उससे इंटरेक्शन वाली बात नहीं आई। तो जैसे इस बार आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार आपका सारा कवर हो जाएगा, उस कवर होने के पश्चात और एग्ज़ाम देने के बीच में आपके पास टाइम रहेगा। उस दौरान जो आपके डिस्कशन होंगे, इसीलिए पहले एक बार मैंने मेंशन किया था कि अगर न्यूज़ के किसी पॉइंट पर आप अपने रूममेट से, आप अपने दोस्त से आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो एक हेल्दी कंपटीशन होता है और एक हेल्दी नेचर में का पार्ट बनता है। तो मेरा इसमें रिक्वेस्ट रहेगा कि टाइम पर आप इस हैबिट को बनाए रखें। जितना डिस्कस करोगे, बोलोगे, अपने आप को प्रेजेंट करोगे, उतना ही अच्छा आपको धीरे धीरे विकसित होगा। एक दिन में कहीं कुछ नहीं होता। अगर आपको छत पे जाना है तो सीढ़ियाँ, जो फर्स्ट सीढ़ी से शुरुआत होती है वो आपको उसी के माध्यम से जाना पड़ेगा। जल्दबाजी के चक्कर में गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं, हार्ड वर्क करें या स्मार्ट वर्क एंड ऑल दैट। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की जो डेफिनेशन है उसमें छोटा सा फिल्टर है। मेरा मानना है कि इस अथाह समुद्र में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आप पढ़ रहे हो वो अच्छा कंटेंट है या नहीं है, प्लस काम की चीज़ है या नहीं है। अगर यूपीएससी के सिलेबस को लेके जो आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक को कवर करने के लिए आपने नोट्स, यहाँ से पूछे गए क्रॉस क्वेश्चन और अच्छी किताब अगर कवर कर ली तो बार बार उन किताबों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा कि इस एक टॉपिक पर ये 15 प्रकार की किताबें हैं तो वो मैं सारी कवर कर लूँ, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस है कि हम लोग उतना टाइम भी नहीं दे पाते। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें जो उसको पूरा कर रहे हैं। फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है कि किसी ने खरीदी है किताब या किसी ने सजेस्ट कर दी या इंटरनेट से अगर कोई ढंग के व्यक्ति ने सजेस्ट किए तो निश्चित तौर पे पढ़ें, लेकिन किसी ने यूँ ही खरीदी है या इंटरनेट पे बार बार विज्ञापन आ रहा है या किसी ने और कह दिया, उस आधार पे हम ले आए, 4-5 पन्ने पढ़ भी लिए, वापस रख दी या हमने उसको खोला तक भी नहीं है, तो आपका समय भी बर्बाद होता है, आपके पैसे भी बर्बाद हुए और आप सोचते रहते हो कि मेरी अभी तक ये पूरी नहीं हुई तो हो सकता है मैंने कोर्स पूरा भी नहीं किया हो। इस आईएएस वाली स्टडी में आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि
मैं एक बार सिलेबस को अच्छी जगह से पूरा कर लूँ और ऑथेंटिक जगह के साथ में। ऐसा नहीं हो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है या अच्छा नहीं है, पूरा नहीं है। एक ये है कि हम 3 साल तक अच्छी तैयारी करते हैं पर फिर भी किसी कारणों से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या हम बर्बाद हैं क्या, जैसे ये किसी ने। तो ये इस प्रकार का जो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आज मतलब 1500 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स हम तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सबका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन खुद को ये मोटिवेट रखते कि जो एक सीट है मेरे खुद के लिए, एक सीट जो चाहिए वो इन 1000 सीटों में से मुझे निश्चित तौर पे मिलेगी। और इसमें सिलेक्शन के बाद की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। थर्ड, जब तैयारी करते करते आप दुनिया के उन लिमिटेड लोगों में स्थापित होंगे जो आप अपना भी कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उन लोगों में शामिल हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व का जो विकास है वो इतना बोल्डली होगा कि आप इस जीवन में कहीं अटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और वास्तव में हर डिपार्टमेंट में, हर जगह, हर सेक्टर में अच्छा करने वालों की बहुत भारी कमी है। आप इस चीज़ को मेरे छोटे से अनुभव के आधार पर थोड़ा सा मानने की कोशिश करें कि आज के टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वालों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और बहुत कमी है। और किसी, हाँ, टेस्ट और हाँ, टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा है कि क्या तैयारी के दौरान टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस है, तो मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर है। और बस एक समय के बाद ही थोड़ा सा प्रयास करें कि एक बार मैं उस टॉपिक, उस किताब, उस सब्जेक्ट के बारे में ढंग से पढ़ लूँ, ठीक से उसकी तैयारी हो जाए, उसके बाद आप टेस्ट देना शुरू करें। बिना तैयारी, यानी कि एक सिचुएशन हो सकती है कि हमने कवर ही नहीं किया हो, तो वो हो गई पूरी तरीके से बिना तैयारी। दूसरा हो सकता है कि पूछे गए थे 5 चैप्टर पूछे जाएंगे और हम 3 चैप्टर ही पूछ करके आगे जा रहे हैं, वो हो गई इनकम्प्लीट तैयारी। बिना तैयारी के टेस्ट ना दें, क्योंकि रिजल्ट या चीज़ों को देख करके आपको लगेगा कि हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। टेस्ट दें, पूरी तैयारी के साथ दें। जिस प्रकार एग्ज़ाम में बैठ करके आप दें, पूरी गंभीरता के साथ आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और तीसरा, जो रिजल्ट आपको दिया जाता है उसकी आप विश्लेषण करें क्वेश्चन वाइज कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, मैंने क्या क्या इसमें लिखा है, क्या क्या चीज़ें छूट गई, और ये सेम क्वेश्चन या इससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में आता है तो मुझे अब की बार कैसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। यानी कि गलती से तो हमें कम से कम सीख लेना चाहिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अपनी पढ़ाई के दौरान ऐसी क्या गलतियां की थी जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए? अब फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया इसलिए गलती हुई नहीं थी मेरे से। बट सर फिर भी अच्छा, फिर भी सर आपके हिसाब से कुछ ऐसा लगता है जो हमें नेगलेक्ट करना चाहिए हमारी पढ़ाई के दौरान? मैं मतलब बड़ा आपने मेरे लिए क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ लिया कि मैंने शुरुआती बातें कही थी, जैसे किसी भी प्रकार का सोशली प्रोग्राम वगैरह नहीं अटेंड करना। तो मैंने मतलब आप लोगों के साथ मिलके या आपको बता रहा हूँ कि मैं वास्तव में गांव जाता ही नहीं था कि मतलब कोई ठीक है, मुझे होली दिवाली देखते हैं, कोई एक आध दिन जाना होगा तो चलेंगे, तो ऐसी टाइम बर्बादी का हुआ नहीं था। सेकेंड थिंग, सोशल मीडिया हमारे समय उतना एक्टिवली नहीं था। आज जो हो सकती गलतियाँ, अगर मैं ये कहूँगा कि कुछ बातें मैं बता सकता हूँ जो आज मैं अपने आप को आपकी जगह रखा हूँ तो हो सकता है। उसमें पहली गलती ये हो सकती है कि मैं सोशल मीडिया को टाइम थोड़ा सा आज निश्चित तौर पे मोबाइल को जो समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा देते और वो जो समय बर्बाद होता वो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा होता। और सेकंड, ये कार्यक्रम मतलब समय ही हमारा बीच में सेंटर में है, क्योंकि समय के अलावा तो स्टूडेंट लाइफ में तैयारी के समय इतना भाग दौड़ी के साथ अपन चलते रहते हैं, तो
जो जो मीन्स हो सकते हैं समय बर्बादी के, उसके अलावा कोई ऐसी वाली गलत नहीं है। दूसरा, आजकल स्टूडेंट्स में या कुछ कंपनी ऐसी मिल जाती है जो किसी न किसी प्रकार का नशा करना हो सकता है, तो ये प्लीज़ इससे दूर रहना, मतलब कैसे भी करके किसी भी प्रकार का शौक के तौर पे या 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे शराब पीने का है, चाहे किसी भी प्रकार का है, इस चीज़ से सारे लोग दूर रहना, तभी एक अच्छा समाज और आप एक अच्छा व्यक्तित्व बन पाएंगे। स्टूडेंट लाइफ में, स्पेशली कॉलेज के बाद, और विशेष तौर पर संगति के कारण खुद जो है कई बार नहीं चाहता है कि मैं इस तरफ आगे बढ़ूं, लेकिन कभी कभी गलत संगति की वजह से, गलत समय पर आप गलत जगह होते हो, इस कारण से हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि उसमें जिम्मेदार अपन ही होते हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। आज के टाइम में भी गलत कार्य के लिए कोई भी व्यक्ति आपको फोर्सफुली नहीं कर सकता है कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा, जब तक कि अंदरूनी तौर पर आपकी इच्छा नहीं हो। तो नशा एंड समय की बर्बादी जो आप कह रहे हैं, इस प्रकार की गलतियां हमें इस लाइफ में, मतलब इस समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ताकि समय, पैसा और ये जो इस टाइम कीमती टाइम है, ये बर्बाद ना हो हमारा। आपका क्वेश्चन है कि अदर बुक्स के पढ़ने के बारे में, तो दूसरी किताबें कब पढ़नी चाहिए, दूसरी किताबें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, या जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में जो कवर कर रही है उनको हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आपने जो पूछा है, मेरा ये मानना है कि जैसा यहाँ पढ़ाते समय हम आपको भी कोई टॉपिक दे दें, तो जो आपने सोचा है उसमें से कुछ चीज़ें रह सकती है, हो सकता है पूरा नहीं हो, उसको हम सप्लीमेंट जो है वो दूसरी किताब के माध्यम से कर सकते हैं। एक बार कोई भी टॉपिक आपने जो लिया है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जो आपको नोट्स मिला है उसको पूरा समझने के बाद में आप किताब जरूर शुरू कर सकते हैं, करनी ही चाहिए, लेकिन जो यहाँ ऑथेंटिक बताई गई है उसके अलावा नहीं करनी चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक सब्जेक्ट पर आपको 1 या 2 किताब बताई गई है, वो उन 2 के अलावा नहीं पढ़ना है। उन 2 से अलावा अपन जितना घूमते रहेंगे तो इतने टॉपिक्स की इतनी ज़्यादा किताबें हो जाएगी कि हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और हमें भी फिर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जितना यहाँ बताया गया है उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नमस्ते सर। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अपन इंटरव्यू में या मैन में लिख रहे हैं ना, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम, अब यहाँ पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम भी हो जाएगी, वैसे मेरा मीडियम हिंदी है तो इंग्लिश की भी आदत लग जाती है, तो सर क्या उससे कोई फ़र्क पड़ सकता है इंटरव्यू में या फिर लिखने में मैन में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे पहला क्वेश्चन एक था कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन ऑप्शनल मतलब कैसे लिया जाए, उसके पीछे भी मेन जो उसका कोर कंसेप्ट था वो ये था कि आपका बैकग्राउंड और आपकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसके साथ आप कितना कंफर्टेबल हैं, आपके पास समय है, आप चेंज कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे प्रायोरिटी अपने को इंग्लिश मीडियम को ही देनी चाहिए। और लेकिन ऐसा नहीं हो कि बीच में हम मिक्स करके वो करवा रहे हैं, वो थोड़ा सा कभी कभी नकारात्मक बैठ जाता है। उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि प्योरली की तरफ बढ़ें, अभी हिंदी से ट्रांजिशन दोनों मिक्स एंड देन ओनली इंग्लिश, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग कर सकते हैं और इसका फ़र्क पड़ता है, निश्चित तौर पर पड़ता है। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे पैसों की वजह से अब घर वालों को बोले बार बार कॉल करके तो ऐसे थोड़ी शर्म सा फील होता है, तो जॉब के साथ ऐसे पढ़ाई करना वो ठीक है या फिर गलत चीज़ है? देखिए आपको मतलब ये क्वेश्चन जो है वो इन्होंने पूछ लिया, बाकी 80-90% लोगों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में ये निश्चित तौर पे आता है। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो कोचिंग की फीस, रहने का किराया, विभिन्न प्रकार के खर्चे, तो निश्चित तौर पर ये है कि अभी हमारा इंडिया राजस्थान, हम लोग इतने एडवांस नहीं हुए कि बच्चा 18 साल का मैच्योर हुआ और उसको अपनी इंडिपेंडेंसी पे भेज दिया।
होता आया है, हमारे पेरेंट्स का उनके पेरेंट्स ने केयर किया, फिर हम करते हैं, हम अपने बच्चों का करते हैं। तो ये जो मांगने वाली बात है ना कि पेरेंट्स से हमने कहा है, तो बिल्कुल इस समय आप ये मान के चलिए कि ये उनका दायित्व है कि वो हमको पढ़ाएं। अब अगर आप उतनी मूल भावना के साथ और इतनी सेंसिटिविटी के साथ उसको समझ रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूं जिसकी वजह से मैं अपनी मेहनत का 100% नहीं दे पाऊँ। वो अपनी जी तोड़ मेहनत, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स खेती करते हैं, ज़्यादातर ने अपने आप को पढ़ाने के लिए किसी न किसी प्रकार का काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा, उसकी उनकी जो मेहनत की मजदूरी है, कमाई है, वो आपके ऊपर दे रहे हैं। तो आपकी इतनी सी ड्यूटी बनती है कि बस जिस कार्य के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ उसमें मैं कमी नहीं आने दूंगी, नंबर 1। मतलब उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी आप बूस्टअप रखें और उनको भी विश्वास दिलाएं कि निश्चित तौर पे मैं आपको रिजल्ट दूंगी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे वैकेंसीज आती रहती है, तो जॉब के साथ भी हम ये कर सकते हैं क्या? तो उसमें दोनों व्यू हैं। दोनों व्यू ये हो सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ आईएएस की तैयारी करें और आगे बढ़ें। आईएएस के अलावा एक आरएस और थोड़ा सा आप ये तय करें कि जो शुरुआती टाइम है किसी भी सरकार, यानी कि राजस्थान सरकार या भारत सरकार के द्वारा कोई भी वैकेंसी आ रही है तो आपको अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए। जब भी आप दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसको आपकी एक तो परीक्षा भी हो जाएगी और उसको समझने में आपका धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। थर्ड थिंग है कि जॉब के साथ कर सकते हैं क्या? तो जॉब के साथ एक बार उलझने के बाद में आईएएस के लिए जितना समय और डेडिकेशन है वो हम नहीं दे पाते हैं मोस्टली। जनरली आपने देखा होगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में अगर आईआरएस या इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, कुछ भी इस प्रकार का मिला है, वो जरूर अगली बार में आईपीएस या आईएएस बन जाता है। बट और कुछ एक से एग्जाम्पल भी आते ही हैं, जैसे ग्राम सेवक से कलेक्टर, पटवारी से मतलब आईएएस, ये सब बनते हैं। दोनों तरीके के एग्जाम्पल मिल जाते हैं। निर्भर इस बात पे करता है कि जब आपने आईएएस की तैयारी की, जो मैच्योरिटी और जो तैयारी आपने की है वो कितने हार्ड वर्किंग के साथ याद रखते हुए आपने आगे की है। नंबर 2, जब सपना अपना आईएएस का है तो एटलीस्ट आईएएस आरएस इन चीज़ों से नीचे मतलब अपने को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना है कि तैयारी करते 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 निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। अटेम्प्ट्स में हो सकता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में मिले। तो जॉब के साथ में मेरा मानना है कि हम इतना समय डेडिकेट नहीं कर पाते हैं। एक बार आईएएस की तैयारी पूरी मैच्योरिटी के साथ, पूरे कवरेज के साथ कर लें, उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई आप अटेम्प्ट वगैरह देते हैं तो उसमें बुराई नहीं है। आप प्रयास कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर उसको ज्वाइनिंग और उन चीज़ों में जब आप एक बार उलझ जाते हो तो फिर प्रशासनिक सेवा के लिए आप उतना समय नहीं दे पाते। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होते हैं उनके बेस पे मेन रिजल्ट तो नहीं आता, तो जो मतलब यूपीएससी का मैदान है उसको छोड़ के जो बाहर आते हैं, कभी कहते हैं मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, कभी मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो वो जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट उनका तो कोई रोल नहीं होता, तो उनके कारण बाहर आते हैं या मेन सब्जेक्ट के कारण उस दलदल से बाहर आ जाते हैं? मतलब जो रिजल्ट होगा प्रीलिम्स में आपने देख लिया कि सी सेट की अनिवार्य रूप से उसका थोड़ा पासिंग मार्क्स और जीके जीएस की तैयारी, देन मेंस के सब्जेक्ट वगैरह हैं। आपने जिस सब्जेक्ट को चुना है उस सब्जेक्ट की तैयारी के साथ में आपने अटेम्प्ट जो दिया है, तो आपको लग गया कि मैंने अपना इस सब्जेक्ट में और दूसरे जीएस में दोनों के कंपैरिजन में कहाँ मेरी मजबूती है। तो ये पर्टिकुलर कोई एक फैक्टर नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि इस वर्ष जो है यूपीएससी के द्वारा हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पबेड या पर्टिकुलर सब्जेक्ट विशेष में थोड़ा सा डाउन रह गया है, तो वो सब्जेक्ट हो सकता है कि इस वर्ष अच्छा नहीं तो अगले वर्ष बहुत अच्छा हो सकता है। तो जो रिजल्ट है वो आपके सभी सब्जेक्ट के स्कोरिंग के आधार पे मेरिट बनती है, न कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो एक सब्जेक्ट कतई इस बात का जिम्मेदार नहीं होता है, लेकिन मार्किंग जो है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि सब्जेक्ट सिलेक्शन करते समय आप कैसे रहेंगे, आपने अपनी कंफर्टेबिलिटी से एक ऐसा सब्जेक्ट चूज किया है जिसमें आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो।
इसका फ़ायदा ये हुआ कि उसको जब भी आपको लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए या इस समय मैं क्या पढ़ूँ, तो वो सब्जेक्ट जो अच्छा लगने वाला आप पढ़ोगे तो कम से कम आपका मूड भी ठीक रहेगा, प्लस वो आपको सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाएगा। नंबर 2, उस सब्जेक्ट से हम लोग हमारी राइटिंग में, एसे राइटिंग में, सोच या थॉट प्रोसेस में, और फोर्थ अपने जीएस में अगर कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये ठीक रहेगा कि हाँ, इसका फ़ायदा हमें यहाँ पे भी मिला है। और आप जो कहते हो कि ये जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट विशेष से या किसी से हम लोग उसको ऊपर दोषारोपण करके बाहर आ जाते हैं या सोचते हैं कि ये नहीं करना है, उसमें हार नहीं माननी है। उसमें ये हो सकता है कि या तो ये सब्जेक्ट अगले साल अच्छा रिजल्ट दे सकता है, उस सब्जेक्ट में कोई दोष नहीं है। दूसरा, आप उसकी जगह अपना एक ऑप्शन देख करके ढंग से कि अभी भी समय है, क्योंकि एक एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है उसके बाद अगले एग्ज़ाम तक आपको लगभग साल भर का पता लग जाता है कि मेरे पास 7-8 महीने हैं, और उसमें आपके सामने जीएस और कई चीज़ें कवर की होती है, और नया सब्जेक्ट अगर सोचते भी हो तो वो 3 से 3.5-4 महीने में आप उसको आराम से कवर कर सकते हो। तो ऑप्शन के रूप में आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ और? ठीक है, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से बात करके बहुत अच्छा लगा, और 10 साल की सर्विस के बाद मैं आप सबसे यही कह सकता हूँ कि हिंदी माध्यम से, ग्रामीण परिवेश से, राजकीय स्कूलों में पढ़ाई करके और ग्रेजुएशन के आसपास पता लगता है कि कुछ प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा का नाम तो यहीं आके सुना था, राजस्थान प्रशासनिक सेवा उस समय सुना था कि ये कर सकते हैं। तो इतना लेट शुरू करने के बाद भी खुद की मेहनत, पेरेंट्स के अच्छे कर्म्स और अच्छी गाइडेंस, यहाँ की अच्छी कोचिंग, अच्छे नोट्स, अच्छा फ्रेंड सर्किल एंड मेहनत कंटिन्यू, जो आप लोग समय की कीमत को समझ करके इस दौड़ में लगे रहना। कभी भी लगता है कि कुछ थोड़ा अपने को लगता है कि आज क्या किया जाए, तो उसमें यही देखें कि जो हमारा सपना है, जो पेरेंट्स की कमाई या पेरेंट्स के विश्वास के बल पर आप यहाँ बैठे हैं, अच्छी कंपनी के साथ इस जीवन को सफल बनाना है। आईएएस एक सपना हो सकता है, लेकिन मात्र एक ये नहीं होना चाहिए कि इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आप यहाँ से फिल्टर होके जब निकलेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, तो एक बहुत अच्छा इंसान बन के ज़रूर निकलेंगे। एक दूसरे का कोऑपरेशन करने का प्रयास करें, सहयोग करने का प्रयास करें, और जितने पॉजिटिव तरीके से आप बातचीत करके, नोट्स को पढ़ के, समझ करके, सकारात्मकता दिमाग में अगर जितनी सकारात्मकता रहेगी उतना ही आप और अच्छे तरीके से बढ़ोगे। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेज हैं, दूषित जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेज हैं, उनसे थोड़ा सा आप दूर रह करके, जो गलत चीज़ें हैं, गलत आदतें हैं, उनसे दूर रह के एक बहुत अच्छा नागरिक भी बनने का प्रयास करें और मेहनत करते रहें। अपने समय की कीमत को समझ करके आप लोग मेहनत करें, और राजस्थान में ही किसी न किसी जगह मैं पोस्टेड रहूँगा, तो आप लोग कभी भी कोई क्वेश्चन हो, कभी कोई बात हो, कभी मिलना हो, तो आप लोग आ सकते हैं। डीओपीटी की वेबसाइट पे हमारे ट्रांसफ़र ऑर्डर और पोस्टिंग्स वगैरह सब कुछ उसमें डिटेल रहती है। किसी भी स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट को कहीं पे भी कोई मदद की आवश्यकता हो, कोई बात हो, तो आप निश्चित तौर पे संपर्क कर सकते हैं। और मेरी तरफ से आप सब स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगे रहें आप।